Today's topic is thermal energy. Thermal, the word is related with heat energy. But here we will talk about that how this energy is present in different states of matter and specifically हम बात करेंगे gases और liquids की, because gases और liquids जो है वो आपके scope of syllabus में है, solids जो है वो CBSE में नहीं। तो थर्मल एनर्जी के मायने क्या हैं यहाँ पर, वो थर्मल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखिएगा इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, it is the energy of a body due to motion or movement of its atoms or molecules। तो कहने का मतलब थर्मल एनर्जी किसी भी बॉडी की रिलेटेड होती है कि उसके जो जिस स्टेट में वो ऑब्जेक्ट है उस स्टेट में उसके एटम्स का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, यानी कितना मूव कर रहे हैं या उसके मॉलिक्यूल्स कितना मूव कर रहे हैं। जितना ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा इसका मतलब उसमें थर्मल एनर्जी है। तो गैसेस में जो मूवमेंट है वो ज्यादा होता है बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, प्लस जो सब्सटेंस होता है वो उतनी हीट एनर्जी उसको मिल जाती है सराउंडिंग से कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन में आ जाते हैं और उस एनर्जी की वजह से वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर उस प्रोसेस में वापस में कोलाइड भी करते हैं, उसमें और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर उससे वो और फर्दर मूव करते हैं। तो दे डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शन। जैसे ही कोई गैसियस सब्सटेंस को रिलीज किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में आ जाते हैं और उसके मूवमेंट की वजह से, रैंडम मूवमेंट की वजह से वो गैस जो भी कंटेनर या जिस भी जगह पे रिलीज किया जाता है वहां पे पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो थर्मल एनर्जी उनमें हाई होती है कह सकते हैं। लिक्विड्स में उनके मुकाबले कम होती है गैसेस के मुकाबले, और इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो लिमिटेड स्पेस में वो मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनमें फ्लूइडिटी होती है और लिक्विड्स जो है वो फ्लो करते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है वो अलाउेबल हैं मूव करने के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। सॉलिड्स में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स में। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ सॉलिड्स में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, अपनी जगह पे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, बट क्योंकि स्पेसिंग कम होती है और मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, थर्मल एनर्जी लो होती है, इस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूवमेंट करते नहीं देखे जाते। तो थर्मल एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की वजह से आती है। थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करने लगोगे तो थर्मल एनर्जी में चेंज आएगा, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट में भी चेंज आएगा। दे विल मूव फर्दर, मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो वो मूवमेंट ज्यादा करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड को अगर हम हीट करने लगते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद वो मेल्ट करने लगता है, तो इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो वहां पे थर्मल एनर्जी इंटरनली जो है वो मॉलिक्यूल्स को
बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज करने लगती है, और उसके इंक्रीज करते ही वो अपने सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। फर्दर और हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो इवन गैसियस स्टेट में भी पहुंच सकता है, यानी उसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाएगा, तो वो गैसियस फेज में चला जाएगा। तो थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होगा तो यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी, उन काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज निकाल लेते हैं तो थर्मल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दैट। तो ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है इसको थर्मल मोशन भी कहते हैं। थर्मल मोशन is the word given for this type of movement of particles. So it is the one which keeps the molecule apart. ये वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो उनमें मूवमेंट ले रहा है। और जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो अट्रैक्टिव नेचर का था, जो मॉलिक्यूल्स को पास ले आने का काम करता है। तो दिस वन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। देन इससे कनेक्टेड जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिखेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। Intermolecular forces versus thermal energy. So according to particle concept, every matter is made up of particles called molecules, and these particles exert attractive force over each other, जिनको हम intermolecular force का नाम देते हैं या इंटरपार्टिकल फोर्स कहते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरपार्टिकल फोर्स सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गर होता है, देन उससे कम लिक्विड्स में होता है और उससे कम गैसेस में होता है। तो तीन स्टेट ऑफ मैटर जो है वो इनके कंपटीशन की वजह से बनी है। द कंपटीशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द थर्मल एनर्जी। One is responsible for holding the molecules together and the other one is responsible for keeping the molecules far apart from each other. तो एक दूर ले जा रहा है, एक पास ले आ रहा है। इनके बीच का जो बैलेंस है, ये बैलेंस ही डिसाइड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट वो है सॉलिड स्टेट में आएगा या लिक्विड स्टेट में रहेगा या गैसियस स्टेट में रहेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी के नाम से आपको बुक में दिखाई देगा मिलते हुए। तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी वो एनर्जी है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरैक्ट करने की वजह से एक एनर्जी डेवलप हो रही विद इन द सिस्टम और उसको मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी का नाम दिया गया है। तो ये जो एनर्जीज हैं ये डिसाइड करते हैं कि किसी गिवन कंडीशन में कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में रहेगा या लिक्विड या सॉलिड। अब ये जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बिकॉज मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का मतलब कि वो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है ना। दोनों टाइप के इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो जब अट्रैक्टिव नेचर का होता है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाता है, और जब रिपल्सिव होता है तो वो मॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्स, जो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं
तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और न्यूक्लियस में जो रिपल्शन जनरेट होता है वो मॉलिक्यूलर रिपल्शन फोर्स को डेवलप करता है, जिसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी जो है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स में लेस होती है, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज आने को रेडी नहीं होते। तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। गैसेस में मॉलिक्यूल्स हैव वीकेस्ट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी। गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी है वो सबसे वीकेस्ट पाई गई है, और वो होता भी है, बिकॉज ऑफ विच देयर मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, और थर्मल एनर्जी उसके मुकाबले हाई होती है। तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी molecular interaction energy is weakest in gases, whereas thermal energy is high, interaction जो है that is less and thermal energy is more, as a result of which किसका असर देखने को मिलेगा? थर्मल एनर्जी का, और थर्मल एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी फार अपार्ट। तो इसलिए गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। देन बात करते हैं सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स में लिखिएगा, इन सॉलिड्स मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस are strongest, and thermal energy is weakest. Thermal energy is weakest due to which thermal energy is weakest, due to which molecules are unable to perform translatory motion. Instead they show oscillatory motion, that is vibration with respect to their equilibrium position, यानी एक सेंट्रल पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, मॉलिक्यूल्स उस पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी स्लाइट डेविएशन उनमें होता है। प्रॉपर ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो उनमें नहीं दिखता है जैसा गैसेस में है। रीजन, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी ज़्यादा है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में क्लोज बनाए हुए है। थर्मल एनर्जी लो है जिससे मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जा पा रहे हैं। नेट इफेक्ट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का दिखेगा क्योंकि वो वीकर है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सॉलिड स्टेट। देन आते हैं लिक्विड्स पे, तो लिखिएगा इन लिक्विड्स मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी, in liquids molecular interaction energy and thermal energy
and thermal energy are intermediate molecular interaction energy and thermal energy is having intermediate values, that is in between values. molecular interaction solid से कम but gases से ज़्यादा, thermal energy solid से ज़्यादा but gases से कम, तो somewhere in between, and that results in the formation of liquid state. इसलिए दोनों का असर देखने को मिलता है, मॉलिक्यूल्स टुगेदर भी रहते हैं, आसपास भी बने रहते हैं और मूवमेंट भी हो रही होती है, यानी एक स्पेस अवेलेबल होता है, उस स्पेस में मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स थर्मल एनर्जी की वजह से मूवमेंट भी कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से एक साथ भी बने हुए हैं, इसलिए किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग बहुत दूर नहीं जा सकते, एक लिमिट होती है, उस लिमिट में ही लिक्विड अपने आप को रख सकता है, फ्लो कर सकता है, मॉलिक्यूल्स उसके उतने ही दूर जा सकते हैं। तो दोनों का असर देखने को मिलता है। देन हीटिंग करके थर्मल मोशन को बढ़ाया जा सकता है, यानी थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज की जा सकती है, जिसके वजह से एक सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी मेल्ट कर सकता है और लिक्विड से ट्रांसफॉर्म फर्दर होकर के गैसियस स्टेट में जा सकता है। देन बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स में कम है। अगेन रीजन हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, बिकॉज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज ज़्यादा आने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखती है, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द डिफरेंट एटम्स, वो इनको लेस कंप्रेसिबल बनाता है। Whereas गैसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो हाईली कंप्रेसिबल हो जाते हैं, यानी उनको कंप्रेस किया जा सकता है, उनके वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कंप्रेशन से अगर हम ये सोचें कि गैसेस को लिक्विड स्टेट में लेते आएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अलॉन्ग विद कंप्रेसिव फोर्स वी नीड टू डिक्रीज देयर थर्मल एनर्जी, उनकी थर्मल एनर्जी को यानी थर्मल मोशन को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंप्रेस तो कर दिया लेकिन जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी उसी तरह से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके मूवमेंट कर रहे हैं। ऑल्दो स्पेस लेस अवेलेबल है लेकिन मूव कर रहे हैं, तो वो उनको लिक्विड स्टेट में नहीं ले आएगा। उसके साथ साथ थर्मल एनर्जी को भी हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी घटाएंगे तो जो थर्मल मोशन है वो कम होगा, तो मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं थर्मल एनर्जी का यूज करके वो मूवमेंट कम हो जाएगी। तो मूवमेंट जब कम होगी तो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल टर्न इनटू स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड फर्दर और कम करने पे दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट एज वेल। तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी गैसेस में सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद गैसेस में सबसे कम है, देन उसके बाद लिक्विड एंड देन उसके बाद सबसे ज़्यादा सॉलिड में। इसका जस्ट रिवर्स थर्मल एनर्जी के साथ है। थर्मल एनर्जी गैसेस में सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद लिक्विड एंड देन उसके बाद सॉलिड।
दिखाना एनसीईआरटी। तो यहाँ पे पेज नंबर 139 पे प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस करके एक डायग्राम दिया हुआ है। तो वहाँ पे गैस सबसे पहले है, देन कम्स लिक्विड एंड देन कम्स सॉलिड, यानी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो सबसे हाईएस्ट किस में है, सॉलिड्स में। तो वो यही है मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरैक्ट करने की वजह से जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो। और दूसरा दिखा रखा है डायग्राम थर्मल एनर्जी का, तो वो जस्ट रिवर्स है, सॉलिड्स में सबसे कम है, देन लिक्विड में उससे ज़्यादा, एंड देन गैस में सबसे ज़्यादा, बिकॉज ऑफ विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कीप ऑन मूविंग। देन इसके बाद आ जाता है गैसियस स्टेट। इन डिटेल डिस्कशन होगा इसमें गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट का। तो गैसियस स्टेट, सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। Throughout our life we remain immersed in the ocean of air, which is a mixture of gases. Atmosphere is the best example of gases and is a mixture of lot of different kinds of gases. We spend our life in the lowermost layer of the atmosphere called troposphere. तो एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, और जो लेयर जिसमें हम रहते हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। दिस ट्रोपोस्फियर मेड अप ऑफ द डिफरेंट गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग अस, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं सन से, उनसे प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर is also present, as well as it contains gases like dioxygen, dinitrogen, carbon dioxide, water vapor, etc. तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम देखें एलिमेंट्स को, तो 11 एलिमेंट्स आर देयर विच आर नेचुरली फाउंड इन गैसियस स्टेट at the normal temperature and pressure conditions, which are hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, chlorine, argon, krypton, xenon and radon. So these inert gases along with the 4 other elements, so they make up 11. So 11 elements of this periodic table, the 118 elements ka group, they are present in gaseous state naturally. Then being in the gaseous state, there are some properties related with gases in which किसी का वैलेंस कंप्लीट कर दें हम, और वो मतलब नोबल गैस कंसेंट्रेशन में आ जाएगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब? नहीं, जैसे कि नोबल गैस सबके सब गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस स्टेट में होते हैं, और उसके पीछे रीजन भी है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। तो जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे तो दे डू नॉट कम इनटू सॉलिड और लिक्विड स्टेट, बिकॉज दे डू नॉट कंबाइन, दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसलिए वो एटॉमिक स्टेट में होते हैं, और एटॉमिक स्टेट में ही नेचर में ज्यादातर पाए जाते हैं, इसलिए दे ऑल आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। ये वन ऑफ द रीजंस हो जाता है उसके गैसियस नेचर का होने का। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आता है पहला कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में ज्यादा होती है, उनको कंप्रेस करके हम जो है कंटेनर्स में फिल कर सकते हैं, यानी उनके वॉल्यूम को हम कंप्रेस करके एक कंटेनर या किसी भी उसमें एनक्लोज कर सकते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। Second, when we apply pressure in gas on a gaseous state substance, the pressure gets distributed equally in all direction. वो प्रेशर जो है सभी डायरेक्शंस में बराबर बढ़ जाता है। Gases have much lower density than the solids and liquid. Density wise जो है ये solids और liquids के मुकाबले less dense होते हैं। Again reason is that कि गैसेस या डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्लेस, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम। तो गैसेस में लेस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर।
तो एक वॉल्यूम में जब हम देखते हैं तो देयर आर लेस मॉलिक्यूल्स फाउंड इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, तो वहां पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। वेयर एज सॉलिड्स में अगर हमने उतना ही वॉल्यूम लिया तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो रहे हैं, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा और डेंसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रख रखा है। Then fourth property about the gases is that the volume and shape of gases are not fixed. वॉल्यूम और शेप दोनों ही गैसियस स्टेट की फिक्स नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में, जिस भी स्पेस में उसको रिलीज कर देते हैं, उस वॉल्यूम को वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। गैसेस में एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप जो है वो इंटरमिक्स होने की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर। तो जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग गैसेस हैं वो आपस में डिफ्यूज्ड हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वन ऑफ द हैवीएस्ट गैसेस है इन सब में से, एयर के जो भी गैसेस हैं इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट गैसेस। तो बीइंग हैवीएस्ट, इसको जो है अर्थ के जो बॉटम मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जो हमारे लिए है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, बिकॉज देयर विल बी ओनली एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि सफोकेशन क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रॉपर्टी गैसेस में हाई होती है, तो जितनी भी गैसेस हैं वो सब आपस में डिफ्यूज कर जाती हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन इज एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सिंप्लिसिटी ऑफ गैसेस ड्यू टू द फैक्ट दैट फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आर नेग्लिजिबल। खैर ये सब तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, द गैस लॉज, यानी लॉज जो बनाए गए हैं जो कि एप्लीकेबल हैं गैसेस के ऊपर, और उनकी मदद से जो हमको चीज़ें हमारे कैलकुलेशंस वगैरह में हेल्प करेंगी वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो many of the scientists have contributed in forming different laws over gases. In that, one of the scientists is Robert Boyle. Robert Boyle in 1662 was a scientist who studied in detail about gases and gave a law over which is applicable for a confined gas. एक limited amount of gas के लिए वो applicable है, which is known as Boyle's law, है ना। उसी तरह से जैक्स चार्ल्स जो कि एयर बलून के कॉन्सेप्ट से मोटिवेटेड थे कि वार्म एयर जो है वो हल्की होती है, तो उससे एयर बलून्स बनाए जा सकते हैं, हॉट एयर बलून्स, और उससे जो है जैक्स चार्ल्स और जोसेफ गे लुसैक, ये दोनों साइंटिस्ट जो है इन्होंने भी अपना जो है गैस में रिसर्च वर्क किया और अपने लॉज जो है वो दिए। चार्ल्स लॉ भी एक लॉ है इनमें से। Then Avogadro also contributed his part in the information about gases state. So first one is the Boyle's law. Write down Boyle's law. Boyle's law is basically depended over pressure and volume relationship. It tells about the pressure and volume relationship. तो रॉबर्ट बॉयल 1662 studied the changes in volume of a gas by varying pressure at a constant temperature of a fixed amount of gas. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस उन्होंने लिया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर को वैरी करा करके उसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है ये चेक किया थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो इन दैट एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड अ जे शेप्ड ग्लास ट्यूब। J-shaped glass tube
which is closed from one side and open from the other. Now a particular volume of gas was taken in this test tube, J-shaped glass tube, and it was covered or enclosed by the help of mercury. रेस्ट उसमें उन्होंने क्या किया, मरकरी फिल कर दिया. Initially what he found that he trapped some air in the tip of the tube and measured the pressure exerted by the gas by noting the difference in the height of the mercury in two arms of the tube. अब यहाँ पे ये जो हैं दो पार्ट्स इस ट्यूब के, these are called as arms of the J-shaped glass tube. तो इसमें प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है ये वॉल्यूम ऑफ गैस, वो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द मरकरी, कि ये मरकरी को कितना पुश कर रहा है दूसरे आर्म में राइज करने के लिए, लिफ्ट कर रहा है. तो जब वो प्रेशर लगाएगा तभी मरकरी वहां पे लिफ्ट होगी, वो ऊपर मूव करेगी. So by measuring the difference of the height of the mercury, he was able to calculate the pressure being applied by the gas. The pressure of the gas is increased by adding more mercury to the tube and volume of the gas becomes smaller. Now what he did, he increased the mercury, amount of mercury. तो उन्होंने कुछ और मरकरी को क्या किया, इधर से पोर करना शुरू कर दिया, यानी मरकरी लेवल बढ़ाने लगे. अब ये जो मरकरी है, दिस मरकरी विल स्टार्ट अप्लाइंग प्रेशर एंड दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस. मरकरी लेवल बढ़ाने पे जो गैस ट्रैप हुई है यहां पर, उस पे प्रेशर वो अप्लाई होने लगेगा. एंड ड्यू टू दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इट वॉज ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम स्टार्टेड डिक्रीजिंग. सो जो पहले इतने वॉल्यूम में थी गैस, दैट कंप्रेस्ड एंड कम डिक्रीज टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम घट गया. In this way, Boyle studied the relationship between the pressure and volume of a given mass of gas at constant temperature. तो यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. सिंपल एक्सपेरिमेंट था, एक वॉल्यूम ऑफ एयर को उन्होंने एक जे शेप टेस्ट ट्यूब में कैप्चर कर लिया, उसमें एक तरफ से मरकरी फिल कर दी ताकि वो गैस एस्केप न कर पाए. फिर और मरकरी को वो पोर करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये मरकरी का जो ये कॉलम है हाइट, ये एक प्रेशर अप्लाई करेगा. और वो प्रेशर, क्योंकि जो हमारा पास्कल्स लॉ है वो ये कहता है कि प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ फ्लूइड. तो यहाँ पे जो प्रेशर इस हाइट ऑफ मरकरी की वजह से क्रिएट होगा, वो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा. जैसे आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स की वर्किंग कभी देखी होगी या पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स मशीन के बारे में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर दूसरी तरफ उस फ्लूइड से ट्रांसमिट होकर के जाता है और उससे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक है वो उस मशीन को, उस लोड को लिफ्ट कर देता है. तो वो प्रेशर जो है फ्लूइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे जब हम फ्लूइड बढ़ा रहे हैं यानी मरकरी को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइट ऑफ मरकरी क्रिएट हो जाएगी और ये पर्टिकुलर हाइट कॉलम ऑफ मरकरी एक प्रेशर जनरेट करेगा और वो प्रेशर इस लिक्विड से ट्रांसमिट होते हुए इस गैस पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा. तो टेम्परेचर अभी भी सेम है, सिर्फ किस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है. और प्रेशर में चेंज आने की वजह से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है. तो फ्रॉम दिस मैथमेटिकली जो है हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम
वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया, और प्रेशर अगर घटाते तो वॉल्यूम बढ़ जाता। तो इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, according to Boyle's law, at constant temperature, the volume of a fixed amount of a gas, is inversely proportional to the pressure applied on it. So mathematically V is directly proportional to 1 by P, where V is the volume and P is the pressure of the gas applied on the gas. V is the volume of the gas, and if we replace the proportionality, a constant K or K1 is multiplied on the right hand side. So V is equals to K1 upon P. V is equals to K1 upon P, where K1 is a constant of proportionality. हाँ, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो K1 is a constant of proportionality whose value depends on, लिख लीजिएगा, whose value depends on the amount of gas K1, whose value depends upon the amount of the gas and temperature, the amount of the gas and temperature. One more thing which needs to be specified over here is that N and T both have been kept constant. N मतलब no new number of molecules are added or removed from the particular gas. इसमें ना तो molecules add हो रहे हैं, यानी ना मास इसका इंक्रीज किया जा रहा है, ना मास डिक्रीज किया जा रहा है। एक कांस्टेंट मास, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास ऑफ सब्सटेंस गैस के लिए ये एप्लीकेबल है। और टेम्परेचर को भी थ्रू आउट क्या रख रखा है, कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे। तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ऑन रीअरेंजमेंट वी कैन ऑल्सो राइट इट एज P into V is equals to K1, where K1 is a proportionality constant, और बता ही रखा कि इसकी वैल्यू जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है कि कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, और टेम्परेचर पे, अमाउंट और टेम्परेचर पे। तो यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे विद इन अ गैस फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर और उसके वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया, तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा,
ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो वो इसमें होते दिखेगा। देन इसी लॉ को अगर हम ऐसे कहें कि अगर V1 एक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास है एक प्रेशर P1 पे और एक गिवन टेम्परेचर T पे, और वहीं पे एक दूसरा प्रेशर P2 पे सेम टेम्परेचर पे एक वॉल्यूम है V2, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ गैस है और सेम टेम्परेचर है तो इन दैट केस फॉर द सेम गैस P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होगा, है ना, बिकॉज दे बोथ आर गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, सो दे बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर। By transposing we can also say P1 by P2 is equals to V2 by V1. तो क्वेश्चंस इस पे जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, लिखो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर at a constant temperature a gas occupies a volume of 200 milliliters, a volume of 200 milliliters at a pressure of 0.720 bar, BAR, bar is a unit of pressure, full stop. It is subjected to an external pressure. It is subjected to an external pressure of 0.900 bar, full stop. What is the resulting volume of the gas? What is the resulting volume of the gas? कर सकते हैं, या फिर दोनों सेम चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूज कर सकते हैं बार में भी।